नाज़रीन, वेलकम बैक टू स्टूडियो वन, जहाँ पे आज मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मेरे मेहमान डॉक्टर तारिक खान और डॉक्टर रणवीर शारदा। छोटी सी ब्रेक लेने से पहले हमारी बात हो रही थी कम्युनिकेशन पे और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे, और सब्जेक्ट है अमन की आशा, वो ख्वाहिश जो हर इंडियन और पाकिस्तानी आज के ज़माने में रखता है। हम बात कम्युनिकेशन पे हमने ख़त्म की थी ब्रेक से पहले, और कम्युनिकेशन पे ये बात जब चली है तो उससे जितनी इन्फॉर्मेशन का हासिल करना आजकल आसान हो गया है, तो उसी हवाले से मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर तारिक खान साहब से। मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब तो हर शख्स के पास इंटरनेट मौजूद है, कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी है, हर शख्स खुद ही टाइप करके पढ़ सकता है कि क्या चीज़ है। आप ये बताइए कि ये जो एनिमोसिटी इंडिया और पाकिस्तान की हम विटनेस कर रहे हैं और हमारे लाइफ टाइम से चलती आ रही है, हम यहाँ तक पहुँचे किस तरीके से? मुल्क तो बनते हैं। आई थिंक इसमें हिस्ट्री का बहुत बड़ा दखल है, और हिस्ट्री जो है हमें बेसिकली जो अंग्रेज़ों का पीरियड है उसके अंदर हमें जाना चाहिए। आप देखें कि हिस्टोरिकली जो कम्युनिटीज़ हैं, दोनों हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, वो साथ रहे हैं। ये अलबत्ता रही है बात कि मुग़लों का दौर था जो कि लार्जली मुस्लिम रूलर्स थे, मगर उसके अंदर भी एक मसलन अकबर का जो दौर है जिसके अंदर एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप थी हिंदू और मुस्लिम के दरमियान, वो सिलसिला जो था वो टूट गया और वो बाकायदा तोड़ा गया जब अंग्रेज़ आए हैं। मतलब अब बात तो करते हैं डिवाइड और रूल की, मगर इधर जो प्रॉब्लम है वो ये कि एक कम्युनिटी को जब अंग्रेज़ों की जहाँ उनकी इंटरेस्ट सर्व हो रहे थे उनको उठाया, मसलन एक वक्त पे जो हिंदू कम्युनिटी थी उसको ऊपर उठाया, दूसरे वक्त पे मुस्लिम्स को उठाया, और फिर जब देखा जब 1857 का रिबेलियन हुआ उसके बाद देखा कि जी मुस्लिम्स जो हैं वो हैं बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, कि जबकि एक जॉइंट एफर्ट थी, हिंदू और मुस्लिम, राजपूत थे उसके अंदर, हिंदू राजपूत थे, मुसलमान थे वगैरह, सब जो थे साथ में थे। मगर जब ये एक कंसर्टेड एफर्ट हुआ, बाय द टाइम 1900s आया, अच्छी खासी एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, और उसका नतीजा फिर ये हुआ डिवीज़न आया। इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, मे बी टाइम नहीं होगा, कि कायदे आज़म का क्या बेसिकली इरादा था, आया वो चाहते थे सेपरेशन या नहीं, वो मगर लंबी डिबेट है। हम लोग अपने सुनने वालों के साथ एक बहुत बड़ा फेवर करेंगे अगर इस प्लेटफॉर्म के तहत सामने बैठ के आप ये बात कह सकें और हमें बता सकें कि वो तमाम नॉलेज जो हमें या तो डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मुख्तलिफ ज़रियों से, आप अगर उस पर थोड़ी सी क्लियरली रोशनी डाल सकें एज अ स्कॉलर, क्योंकि आप माशाल्लाह लिखते भी हैं। देखिए ये तो मेरी फील्ड नहीं है, मगर मैंने जो जितने स्कॉलर्स को मैंने खुद जो पढ़ा है वो ये, अब स्पेशली जो नए स्कॉलर्स हैं, मसलन आयशा जलाल और इन तरह के और जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि कायदे आज़म का इरादा नहीं था कि सेपरेट हों, उनका इरादा ये था कि पैरिटी हो सेंटर में, पैरिटी बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। मगर पैरिटी एज इन द पार्लियामेंट सीट्स इन द पार्लियामेंट कि हाँ, मगर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यस, मगर कम से कम ये होना चाहिए कि सेंटर पे दोनों रिप्रेजेंटेड हों और अच्छी तादाद में हों। मसलन मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन और इंडियंस की और हिंदूज़ की रिप्रेजेंटेशन उन्हीं बराबरी तो नहीं हो सकती है, बिकॉज हिंदू मेजॉरिटी में है, मगर कम से कम एज फार एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स आर कंसर्न, उसके अंदर कोई एलोकेशन ऐसी हो जिसके अंदर इक्विटेबल हो। जी करेक्ट। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा था आप थोड़ा सा एक नोट लिख रहे थे जब बात डॉक्टर खान से कर रहे थे। इन्होंने बात की कि कायद आज़म का या मोहम्मद अली जिन्ना का, बाबा कौम जिन्हें हम कहते हैं पाकिस्तान के लिए, उनका क्राइटेरिया ये था कि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए पार्लियामेंट्री सीट्स की, और पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज नॉट द क्राइटेरिया, दे वर बोथ फाइटिंग द कॉमन एनिमी विच वाज द ब्रिटिश राज, कि ब्रिटिश को निकालो और हमें उसके बाद पैरिटी दे दो, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। डॉक्टर खान साहब के व्यूज़ जो हैं उनकी मैं बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि 1935 के जब इलेक्शंस हुए थे, हाँ जी, तो उसके बाद जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, हाँ जी, उन्होंने ये डिसाइड कर ही लिया था कि हमने अलग होना ही होना है। वो तो डॉक्टर साहब मैं कहता गुलामी करूंगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर 1935 से पहले 1920 की बात नहीं, देखिए 1920 और 35 के बीच में क्या हुआ, उसकी कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर आप जाना चाहें तो कोई अहमियत नहीं रह जाती जो हुआ है। हाँ, ये भी बात ठीक है। अच्छा, जो हुआ है उसकी अहमियत नहीं है। देखिए जी, जिन्ना साहब ने ये कहा था जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि आई हैव गॉटन अ मॉथ ईटन पाकिस्तान, मसलन उसके अंदर इतने ज़्यादा होल्स हैं, जो अंडरस्टैंडिंग थी वो नहीं हुई। और मैं तो ये कहूँगा कि जिन्ना साहब वाज बेसिकली ट्राइंग टू सी कि वो किस हद तक उनकी जो बात है वो रह जाए, मसलन जो पैरिटी की वो बात कर रहे थे ये मान जाए।
and Nehru called his bluff. देखिए Nehru called his bluff, the game was over. देखिए मैं इसके पीछे बड़ा क्लियर हूँ कि नेहरू जी डेफिनेटली चाहते थे पार्टीशन हो, क्योंकि नेहरू जी बहुत ही प्यारे बन गए थे महात्मा गांधी के 20s में, इसीलिए छोटी सी उम्र में उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी लाहौर में बना दिया गया। और उसके बाद भी वो चाहते थे, अगर जब उनको ये नज़र आया कि महात्मा गांधी का दिमाग चल रहा है टुवर्ड्स जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर इंडिया का बनाने का, तो हो सकता है कि उन्होंने अंदर से कांग्रेस में कोई ना कोई ऐसी गेम चली हो जिससे ये अगर पार्टीशन होती है तो हो जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि नेहरू साहब खुद चाहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, इसलिए उन्होंने ये डेफिनेटली इस किस्म की या गेम खेली या इस किस्म के हालात पैदा किए कि अल्टीमेटली 2 कंट्रीज़ वहाँ पर बनी। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था डॉक्टर साहब कि क्या वजह है कि आपस में प्यार नहीं बढ़ा 1947 से। सबसे बड़ा जिस मुल्क बना उस वक़्त मिलियंस ऑफ लोगों का जो कत्लेआम हुआ, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी जो कत्लेआम हुआ, वो एक शुरुआत इतनी गलत ढंग से हुई और उसके बाद कश्मीर के ऊपर किसी भी वजह से हमला, अगर या वो कंटेंशियस इशू था उसको रहने देते, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते, लेकिन उस पर हमला ये कह के कि मुजाहिदीन आ गए हैं। मैं समझता हूँ इसके अंदर ब्रिटिश का बहुत बड़ा हाथ है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपकी इस बात पे डॉक्टर शारदा वापस जाना चाहता हूँ जो आपने की थी पहले, कि मिलियंस ऑफ लोग कत्लेआम हुआ, और हिस्ट्री में आपकी बात सही है, कोई ऐसी एग्जांपल नहीं मिलती जहाँ पे एक पार्टीशन के वक्त इतने ज़्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ, दोनों साइडों पे एक लॉसेस हुए। मैंने वही कहा पाकिस्तान इंडिया। लेकिन सवाल ये है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कत्लेआम होना चाहिए नहीं था अगर पंजाब को उस तरीके से ना तोड़ा जाता जिस तरीके से पंजाब को कि जी आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। ये हाइंडसाइड में हम जो मर्जी सोचें, लेकिन इस वक्त क्वेश्चन ये है कि ये 2 कंट्री हमारे सामने है, उसकी जो फाउंडेशन बनी 1947 में वो बहुत गलत बनी। मिलियंस ऑफ लोग जब कत्लेआम हुआ तो लोगों के दिलों में एक दूसरे की नफरत वहाँ से शुरू हुई। बिल्कुल सही। 48 में एक अलग इशू रेज हो गया कश्मीर का, और 48 से अभी प्यार मोहब्बत बढ़ना शुरू ही हुआ था। 65 की वार आ गई, 65 की वार के बाद फिर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत शुरू हुआ, 72 की वार 71 72 आ गया, हाँ जी। और उसके बाद इतना ज़बरदस्त आपस में आर्मी का, हाँ जी, दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन इंडिया में आर्मी का इतना बड़ा रोल नहीं है जितना पाकिस्तान में आर्मी का रोल रहा, जो मैं समझता हूँ, हाँ जी, वहाँ का रोल, और ISI का और हमारे हिंदुस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका रोल। इन्होंने वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट ही नहीं होने दिए उसके बाद कि जहाँ पर एक दूसरे से प्यार बढ़ सके। इसमें जी ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हाथ है, ब्यूरोक्रेसी ऑन बोथ साइड्स। ब्यूरोक्रेसी जो थी वो एक वाहिद इदारा था जो कि ओवर डेवलप थी बनिस्बत और इदारों के। मसलन हमारे मुल्कों के अंदर उस ज़माने में बात कर रहा हूँ पार्टीशन के दौरान ना मीडिया थी, ना जुडिशरी थी, ना कोई और इदारे थे जो कि इतने ज़्यादा डेवलप थे जितने ब्यूरोक्रेसी थी। और ब्यूरोक्रेसी हमें विरसे में मिली है अंग्रेज़ों से, और अभी तक ना इंडिया में ना पाकिस्तान में कोई तब्दीली आई है उनके स्ट्रक्चर में, और मैं समझता हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ। बल्कि मैं तो यहाँ तक बात करूँगा कि जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं, जो कोड्स हैं, जो प्रॉपर्टी एक्ट्स हैं, वो सब के सब वही ब्रिटिश के जो बनाए हुए हैं। और देखिए ब्रिटेन जो था वो कॉलोनियल रूलर्स था, उनका आइडिया था कंट्रोल करना। इधर जो है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी जो गवर्नमेंट्स हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो कम से कम सर्व करें अपने जो है सिटीजन्स को। डॉक्टर साहब आज के ज़माने में भी IAS IPS PCS वही रूल चल रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने शुरू किए थे। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आपका तो डिफरेंट रूल रहा, कभी पाकिस्तान में आर्मी का रूल रहा, कभी डेमोक्रेसी आ गई। 1971 में कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो नेहरू जी ने इतना वो इम्प्रेस थे इंग्लैंड से, वेस्टर्न कंट्री से, कि उन्होंने मेक इट किया कि उसी किस्म का रूल जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती रहे। और अगर मेरे पास कभी टाइम हो तो मैं ये साबित कर सकता हूं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जहां पर उसके अच्छे रूल्स हैं वहां पर पार्लियामेंट डेमोक्रेसी ने इन दोनों कंट्रीज़ में और जहां पर भी है इतनी ज़्यादा करप्शन जो है वो क्रिएट किया है। मेरा ख्याल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को नहीं ब्लेम कर सकते, हम तो इदारों की बात कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो एक व्हीकल है। नहीं, व्हीकल है ना, उसमें चेंजेस नहीं लाए। वो व्हीकल इंग्लैंड का हमने पकड़ लिया ना,
उसमें चेंजेस लेके आते हैं, चेंजेस लेके आते हैं, और बात ये बात तो डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही की कि आपने एक व्हीकल पकड़ लिया, चेंजेस लेके आए, उसके अंदर उसको अडॉप्ट कीजिए, उसको एडजस्ट कीजिए। मुझे आप ये बताइए डॉक्टर खान, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हमने अभी बात की थी इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले की, रिलीजन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने पहले भी कहा। मुझे ये बताइए कि जो पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन है ये तो अब तक चल रही है, और अब जो पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल हालत है उस पर भी हमने एक प्रोग्राम पीछे किया है। क्या वजह है कि ये पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन हम लोगों की जान नहीं छोड़ रही, ना इंडिया की ना पाकिस्तान की? देखें जी, जब तक कोल्ड वॉर थी उस वक्त जो रिलीजन था वो मोर और लेस अलग था। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई है उसमें आप देखें कि बीजेपी एक बड़ी एक हैसियत से आई है, जबकि आरएसएस और बाकी जो इनके राइट विंग रिलीजियस पार्टीज़ हैं इंडिया में वो तो थे ही मौजूद, मगर कभी इतने पावरफुल नहीं हुए थे। मगर जब ये ख़त्म हुआ है कोल्ड वॉर तो इनको पाला फूला है, और वो जो है जो इनकरेजमेंट आई है वो यूएस से आई है। हमारे मुल्क में पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ भी यही सिलसिला रहा जब तक मतलब खैर कोल्ड वॉर से पहले शुरू हो गई। आपके कहने का मकसद ये है कि ये न्यू कॉलोनियलिज्म जो है, जो अमेरिका से या इस तरह से जो भी इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, ये उन्हीं का रिजल्ट है कि वो नहीं चाहते कि खित्ते में अमन। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं चाहते खित्ते हाँ में अमन। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स अब ये हो गई हैं कि रिलीजन जो है वो उनके लिए एक बेसिस बनाता है कि जो उनकी पॉलिसी डिटर्मिन करे। मसलन उनके जो मिलिट्री का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो कि एक बहुत बड़ा मतलब जो अमेरिकन इकोनॉमी है उसका बेसिस है। डॉक्टर साहब देखें, सीधी सी हम बात करते हैं, हथियार बेचने हैं। हाँ, लड़ाई होगी तो हथियार बिकेंगे, लड़ाई नहीं होगी तो हथियार कौन खरीदेगा? सीधी सी बात है। देखिए क्वेश्चन ये है कि 50s के बाद नॉन अलाइनमेंट की जो मूवमेंट शुरू हुई, जिसमें नेहरू, नासर, सुकर्नो जी और अपने टिटो साहब यूगोस्लाविया के, इन्होंने ये रोल प्ले करने की कोशिश की कि हम एंटी अमेरिकन बन के दुनिया में एक नाम कमाएंगे। और नेहरू की ये इच्छा थी कि मेरा ये मानना है कि नेहरू साहब की ये इच्छा थी कि मैं ज़िंदगी में एक इंटरनेशनल लीडर माना जाऊं और मेरा नाम हिस्ट्री में रहे। उन्होंने इंडिया की परवाह तो की नहीं, इंडिया में नेशनलिज्म की परवाह नहीं की, इंडिया में गरीबी दूर करने की परवाह नहीं की, अपना नाम बढ़ाने की जो है कोशिश की। और सबसे बड़ा धक्का उनको लगा जब 1962 में हाँ जी चाइना ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया, क्योंकि वो हिंदी चाइनी भाई भाई के जो नारे थे वो ज़ीरो हो गए। और वही डिप्रेशन और वही जो अटैक हुआ वो 64 में नेहरू की जान ले गया, इसमें कोई शक नहीं है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे हमें जाना होगा एक छोटी सी ब्रेक की तरफ दोबारा, और उसके बाद हम वापस आते हैं, लेकिन इसी सब्जेक्ट पे मैं दोबारा वापस आना चाहूँगा। नाज़रीन देखते रहिएगा स्टूडियो 1, जहाँ पे आज मेरे साथ मेरे मेहमान हैं डॉक्टर तारिक खान साहब और डॉक्टर रणवीर शारदा। कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।